राधे राधे फ्रेंड्स। इंग्लिश विद प्रदीप कुमार सर में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये टेंस की हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हम टेंस को कैसे पहचानेंगे इस चीज़ के बारे में हमने सीखा। आज उससे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आज की जो क्लास है वेरी वेरी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक बात कही थी लास्ट क्लास में दोस्तों, मैंने कहा टेंस में दो चीज आप याद रखिएगा। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, दूसरा टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। ये दोस्तों दो चीजें तुम्हें समझ में आ गई ना, तो टेंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से, ज्यादा टाइम न लेते हुए, और स्टार्ट करते हैं कहानी किस तरीके से शुरू होती है। समझिएगा बड़े ध्यान से। आते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन है द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एवरी डे। अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है इज वाटरिंग। जैसे इज वाटरिंग लिखा हुआ है तो टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, इज आर एम आ जाए उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वो किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसमें दोस्तों टाइम दे रखा है, वो टाइम है आपका कौन सा? एवरीडे। और आप लोगों को पता होगा जो एवरीडे टाइम होता है वो कैसा होता है? वो फ्रिक्वेंट टाइम होता है दोस्तों। कैसा होता है? फ्रिक्वेंट। और लास्ट क्लास में एक चीज और सीख करके आए थे, फ्रिक्वेंट रेगुलर। बात याद रखिएगा दोस्तों, फ्रिक्वेंट रेगुलर परमानेंट एक्शन को रेफर करने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या समझ आया दोस्तों? यहां पर इज वाटरिंग नहीं, यहां पर क्या आएगा? वाटर्स आएगा दोस्तों। अब शुरुआत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से की है, इसलिए वाटर्स लिखा है। मैं चाहूं तो पास्ट इंडेफिनिट वाटर्ड का भी प्रयोग कर सकता हूं दोस्तों, और यहां पर चाहे जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी बिल वाटर का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी शुरुआत प्रेजेंट इंडेफिनिट से कर रहे हैं। आ रही बात समझ में दोस्तों? अरे बोलो हाँ। अब एक बात यहां से समझ आई होगी, क्या चीज? टाइम डिसाइड द टेंस। और ये लिख लेना दोस्तों, टाइम डिसाइड द टेंस। टाइम की वजह से सेंटेंस गलत होता है, चुका है चुकी है की वजह से गलत नहीं होता है, नहाते धोते की वजह से गलत नहीं होता। अरे बात समझ, क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस। अरे बात समझ में दोस्तों? अरे बोलो हाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? दे आर यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट। आर क्या है दोस्तों? आर हेल्पिंग वर्ब वही, और प्लेइंग अपने का मेन वर्ब। टेंस बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस सेंटेंस में यदि यूजुअली नहीं दिया होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था दोस्तों, लेकिन यूजुअली आपने कहा ये फ्रिक्वेंट टाइम होता है दोस्तों। यदि फ्रिक्वेंट टाइम है तो इसके साथ में हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो आपने आर को हटाया, प्लेइंग को हटाया, और इस पर फर्स्ट फॉर्म यूज की दोस्तों प्ले, क्योंकि दे प्लूरल है। दे यूजुअली प्ले क्रिकेट इन दी पार्क। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को? अरे बोलो हाँ। आगे यदि दोस्तों बात की जाए, मोस्ट पीपल हैव सेल्डम। देखो हैव लिखी है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टेंस हो गया कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक शब्द लिखा है सेल्डम। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इसकी बात की जाए तो सेल्डम वर्ड को हम समझ लेते हैं। सेल्डम क्या होता है? एक वर्ड सेल्डम आया दोस्तों, और ये सेल्डम का ही यानी एंटोनिम्स होता है दोस्तों ऑफन। सेल्डम की बात की जाए तो ये एडवर्ब होते हैं दोस्तों, ये टाइम को रेफर करते हैं। इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर, जिसे आप कहते हैं हिंदी में कभी कभार। ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज या ऑलमोस्ट एवर। अच्छा, ये ऑलमोस्ट नेवर का मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी एक्शन होता है। लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी एक्शन होता है। और इसकी बात की जाए तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एक्शन होता है दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी। अब लो फ्रीक्वेंसी हो या हाई फ्रीक्वेंसी हो, इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? बड़े ध्यान से सुनिएगा। लो फ्रीक्वेंसी और एक होता है दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, इस बात को ध्यान से समझना है। जैसे मैं कहता हूं हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपने कहा 72 टाइम अ मिनट, एक मिनट में 72 बार। फिर मैं पूछूं दोस्तों, जो महाकुंभ होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपने कहा 12 साल 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट में एक बार। यही है ना दोस्तों? अरे बोलो हाँ। यार इतने टाइम में एक बार हो रहा है, तो मैं पूछूं बेटा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आपने कहा हार्ट बीट की, वो एक मिनट में 72 बार।
चाहे 12 साल में हो, चाहे 100 साल में हो, लेकिन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई एक्शन बार बार यदि हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंट एक्शन है। और फ्रीक्वेंट, परमानेंट या रेगुलर एक्शन के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। तो आपने हैव को हटाया, वर्स्ड को हटाया और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, क्योंकि पीपल है, मोस्ट पीपल सेल्डम वॉच अ मूवी इन द सिनेमा। समझ पाए? अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? कंक्लूजन ये निकल के आया कि किसी भी सेंटेंस में डेली है, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, नेवर लिखा हो तो वो हमारा टाइम कैसा होता है? वो टाइम हमारा फ्रीक्वेंट या रेगुलर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वो फ्रीक्वेंट या रेगुलर टाइम होता है। फ्रीक्वेंट या रेगुलर होने की वजह से उनके साथ में दोस्तों हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका? इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और वो इंडेफिनिट किसका हो सकता है? प्रेजेंट का। वो इंडेफिनिट प्रेजेंट का हो सकता है दोस्तों, पास्ट का हो सकता है और फ्यूचर का हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसका हो सकता है? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर, किसी का भी हो सकता है। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को? अरे बोलो हाँ, बस समझ पा रहे होंगे जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा है, समझते हैं सब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन लिखा है, ट्रैफिक जाम्स आर एवरीडे प्रॉब्लम इन दी सिटीज। इन सिटीज, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब तो ये हर सिटी की समस्या है। अब देखो कहानी क्या है दोस्तों, समझने वाली है। ये वर्ड प्रॉब्लम तो देखो दोस्तों है एवरीडे को लेकर के। अब एवरीडे में फर्क क्या है, देखो सुनना ध्यान से। जो एवरीडे वर्ड होता है, देखो मैंने दो वर्ड लिखे, एक एवरीडे और मैंने एक शब्द लिखा दोस्तों ये एवरीडे। अब मैंने पूछा दोस्तों ये बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? तो आपने कहा सर स्पेस का फर्क है। किसका फर्क है? स्पेस का। तो इसी के आधार पर इसका आंसर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एवरीडे को जब विदाउट स्पेस लिखते हैं दोस्तों तो ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव। और ये रूटीन और ऑर्डिनरी सेंस में यूज किया जाता है। और ये विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देता है। किसका? विच और व्हाट काइंड ऑफ। विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देता है। विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देता है। जब ये स्पेस के साथ में लिखते हैं दोस्तों तो ये एडवर्ब होता है और ये डेली और पर डे के सेंस में यूज किया जाता है। डेली और पर डे के सेंस में यूज किया जाता है। और ये व्हेन का रिप्लाई देता है दोस्तों। किसका? व्हेन का रिप्लाई देता है। अभी क्वेश्चन लिखा था, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट इन द मॉर्निंग एवरी डे। मैंने कहा कब लगाता है पानी? व्हेन। आपने कहा एवरी डे। व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है तो क्या था दोस्तों? एडवर्ब। क्यों? स्पेस के साथ में। ध्यान से देखोगे तो ये स्पेस के साथ में लिखा है दोस्तों। कैसा? स्पेस के साथ। एवरी और डे दोनों स्पेस के साथ में। लेकिन आगे इस पर देखोगे तो इनमें दोस्तों यहां पर यदि बात की जाए तो ये भी स्पेस के साथ में लिखा है। अब ध्यान से सुनना, ट्रैफिक जाम्स आर व्हाट? क्या है? समस्या है। क्या है दोस्तों? समस्या है। तो ये नाउन हो गया प्रॉब्लम। भैया किस तरह की समस्या है? बट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपने कहा रूटीन समस्या है। रूटीन समस्या का मतलब ये दोस्तों क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव एवरीडे स्पेस वाला नहीं, विदाउट स्पेस वाला होता है दोस्तों। तो क्या लिखना पड़ेगा? एवरी डे। समझ पाए मेरी बात को दोस्तों? अरे ऐसे आनो बेटा। दूसरा मैं एक और सॉलिड पहचान बताता हूं। जब एडवर्ब होता है तो हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसे नाउन से पहले यूज करते हैं। समझ पाए मेरी बात को दोस्तों? तो नाउन से पहले यूज किया तो ये क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव। और ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देता है, यानी किस तरह का। समझ पाए दोस्तों? जी बोलो हाँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बहुत प्यारा ही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है जी। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं है भैया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है। ठीक है जी। ये सेंटेंस दोस्तों इतना होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वाटर इज बॉइलिंग, पानी गर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे कह रहा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हमें आपको भी पता है कि बॉयल कितने पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा कल किया था तब भी कितने पर था? 100 पर। आज कर रहे हैं तो कितने पर? 100 पर। कल करेंगे तब 100 पर। यानी इसका मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अब यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं यूनिवर्सल फैक्ट की बात करता हूं दोस्तों तो यूनिवर्सल फैक्ट से तुम्हें क्या समझ आएगा? यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब वो फैक्ट या तो ज्योग्राफिकल है, या फिर कैसे हैं दोस्तों? साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब होता है दोस्तों जिसे साइंस ने प्रूव कर दिया। ज्योग्राफिकल मतलब है अर्थ है, मून है, इक्वेटर है, ये ज्योग्राफिकल है दोस्तों। बात समझ आ रही है? और मैं बात करता हूं किसकी?
मैंने कहा साइंटिफिक, जिसे साइंस ने प्रूव कर दिया है। साइंस ने प्रूव किया कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है। अब मैं गर्म करूंगा तब भी तो 100 पे होगा, ऐसा थोड़ी कि मैं करूंगा तो 200 पर होगा, तुम करोगे तो 100 पर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यानी वाटर जब भी बॉयल होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। आज से 10 दिन बाद करोगे तब भी होगा, मैं करूंगा तब भी होगा, आप करेंगे तब भी होगा, यानी 100 पे होगा। तो ये साइंस ने प्रूव कर दिया है दोस्तों। अब कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं लंदन में रहता हूं सर, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। दोस्तों ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब वो फैक्ट जिसे साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो जो साइंस ने प्रूव कर दिया साइंटिफिक हो गया दोस्तों। एक और वर्ड आता है प्रोवर्ब्स, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे। अब प्रोवर्ब्स क्या होती है? कहावतें। तो जो कहावतें होती हैं दोस्तों, इनका मीनिंग भी हमेशा वैलिड होता है। जैसे मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो जी भाई आज भी वैलिड है, कल भी वैलिड थी और आगे भी वैलिड रहेगी। यानी जो चीज हमेशा ही वैलिड होती है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आई बात समझ में? तो यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब्स आर ऑलवेज वैलिड, सो इट टेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे बोलो हाँ। आई बात समझ में दोस्तों? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बताओ यहां तक कोई डाउट दोस्तों? तो यानी इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? यह कहानी ये समझ आए, इज बॉइलिंग नहीं दोस्तों, क्या लिखना पड़ेगा? बॉयल्स, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। एन एप्पल अ डे विल कीप, आपने कहा नहीं सर कीप्स, क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? कीप्स। बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी। जब इसकी बात करते हैं, अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों। देखो क्या लिखा है, हैज बोन लिखा हुआ है, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा हो गया दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट। और यस्टरडे लिखा है दोस्तों, तो ये टाइम है, और ये टाइम किसका है दोस्तों? ये टाइम है पास्ट का। टाइम किसका है दोस्तों? पास्ट का। टाइम पास्ट का है तो टेंस भी किसका होना चाहिए? टेंस भी पास्ट का होना चाहिए। तो आपने कहा हैज नहीं सर, यहाँ पर हैड होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी खूबसूरत कहानी है ये। हमारी खूबसूरत कहानी क्या है देखना। परफेक्ट टेंस जो होते हैं ना दोस्तों, परफेक्ट टेंस एक्शन की उस स्टेट को रेफर करते हैं जो कंप्लीट होती है, यानी कंप्लीशन की स्टेट को रेफर करते हैं। और ये तीन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। दूसरा होता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट जो होता है दोस्तों, ये एब्सोल्यूट कंप्लीशन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कैसा होता है? एब्सोल्यूट कंप्लीशन। ये एब्सोल्यूट क्या होता है अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये एब्सोल्यूट कंप्लीशन होता है। और पास्ट और फ्यूचर ये रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। रिलेटिव कंप्लीशन। देखो बात ये सीधी, हिंदी में यदि सीधी भाषा में बात करें दोस्तों, तो बात ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट को मैं अकेला लिख सकता हूं। आई हैव टेकन लंच, आई हैव गॉन देयर। मैं जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसको मैं अकेला लिख सकता हूं, लेकिन पास्ट और फ्यूचर को मैं अकेला नहीं लिख सकता। मैं नहीं कह सकता आई हैड टेकन लंच, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये रिलेटिव कंप्लीशन होता है। कैसे समझिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों। कैसे? ये आपकी हो गई टाइमलाइन, और टाइमलाइन पे एग्जिस्टेंस का पॉइंट हो गया दोस्तों प्रेजेंट। कौन सा हो गया दोस्तों? प्रेजेंट। और प्रेजेंट पॉइंट से बैक कहीं पर भी जाएंगे दोस्तों, प्रेजेंट पॉइंट से यदि मैं बैक कहीं पर भी जा रहा हूं तो वो टाइम का पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों? आपने कहा सर पास्ट होगा। बैक जा रहे हो, टाइम का पॉइंट कौन सा होगा? पास्ट। और इसके लिए टेंस यूज करना पड़े तो टेंस यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसके बाद बात करता हूं, इस पॉइंट से भी यदि मैं बैक जा रहा हूं तो टाइम का पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों? पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट। और इसके लिए मुझे टेंस यूज करना पड़े तो कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। समझ पा रहे मेरी बात को दोस्तों? कौन सा? पास्ट परफेक्ट। दोस्तों ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यदि मैं बी पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, यदि मैं बी पॉइंट लिखना चाह रहा हूं दोस्तों, तो ए पॉइंट का होना मस्ट है। यानी यदि मैं पास्ट परफेक्ट लिखना चाह रहा हूं तो पास्ट इंडेफिनिट का होना मस्ट है। बिना पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट परफेक्ट नहीं लिखा जा सकता। ये बात नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो ट्रांसलेशन करते थे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो एक सेंटेंस को, दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं, एक टेंस को आप लिखते थे कि इसमें पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले हो जाता था उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता था उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते थे। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या था दोस्तों? उसका रीजन ये था कि जो काम पहले हो गया उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में। अरे बात समझ में?
क्या डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में दोनों को लिख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्या दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पाए? अरे बोलो हाँ। यानी इसका मतलब ये समझ आया दोस्तों। तो ये टाइम यदि पास्ट का है तो टेंस भी किसका होना चाहिए? पास्ट का। और पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। वर्ब की क्या आएगी दोस्तों? सेकंड फॉर्म बॉर्न आएगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूं। यदि प्रेजेंट से आगे को रेफर करेंगे तो टाइम कौन सा होगा दोस्तों? फ्यूचर। तो इसके लिए फ्यूचर है तो इसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। और इससे पहले भी कोई काम हो जाए, यानी फ्यूचर से पहले यदि काम हो जाए फ्यूचर में ही, तो इसे यूज करेंगे बेटा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों बड़े प्यार के साथ में। समझ आई दोस्तों? जी सो नाइस ऑफ यू दोस्तों। आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन लिखा है। देखो मैंने क्या कहा था दोस्तों, ये दो ही बात कर रहा हूं। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दो चीज के अलावा तीसरी चीज का जिक्र तो नहीं किया। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। वर्ब की फॉर्म क्या है बता दो मुझे, आप बताते चलेंगे दोस्तों मुझे। टेंस वर्ब की फॉर्म क्या है दोस्तों? हैव लॉन्च्ड। तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और टाइम दे रखा है दोस्तों कौन सा? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर टाइम जो है, ये टाइम किसका है दोस्तों? लास्ट ईयर टाइम पास्ट का है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लास्ट ईयर टाइम किसका है दोस्तों? पास्ट का। जब टाइम पास्ट का है तो टेंस भी किसका होना चाहिए? पास्ट का। तो हैव लॉन्च्ड नहीं, आपने का वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और क्या आ जाएगा? लॉन्च्ड। क्या मैं हेड लॉन्च कर सकता हूं? आपने कहा नहीं सर बिल्कुल भी हमसे ना हो पाएगा। अरे बोलो हाँ। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आगे आते हैं। दे हैव सम इनफॉर्मल मीटिंग लास्ट ईयर। यहाँ पर हैव लिखा हुआ है तो मेरे दोस्त कह रहे होंगे ये टेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। भाई घुसा मारूंगा फेंक के। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं दोस्तों, मैंने सिखा करके आया था। फिर एक बात समझिएगा, यदि हैव लिख रहे हैं तो हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों? हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? हैड। थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? हैड। ये बात आप समझ करके आए होंगे। और इसके साथ में कहीं देखना बेटा कोई थर्ड फॉर्म लिखी है? नहीं। तो थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। फिर क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड। और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं यूज नहीं होती। तो इसका मतलब लास्ट ईयर टाइम किसका है दोस्तों? लास्ट ईयर टाइम पास्ट का है। लास्ट ईयर टाइम पास्ट का है तो टेंस भी दोस्तों किसका होना चाहिए? पास्ट का। तो हैव नहीं दोस्तों, यहां पर क्या आ जाएगा? हेड आएगा। अरे बोलो हाँ। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात? जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सम फॉरेन टूरिस्ट हैव विजिटेड। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों तो एक चीज तुम्हें सर्टेन समझ आ रही होगी। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर देखो दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो एक चीज तुम्हें सर्टेन समझ आ रही होगी। यहाँ पर लिखा है हैव विजिटेड। यहाँ पर लिखा है, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हैव विजिटेड। ठीक है जी, हैव विजिटेड। अब हैव विजिटेड दोस्तों लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझ आएगा आपको, ये टेंस हो गया कौन सा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां लिखा है एगो। अब एगो का मतलब क्या है? ये टाइम है। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि एगो टाइम किसका है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वर्ड आता है एगो, आप लोगों ने सुना होगा। एक वर्ड इसी के सिमिलर होता है बिफोर। दोनों में फर्क क्या है? एगो की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों बैकवर्ड फ्रॉम दी प्रेजेंट। बैकवर्ड फ्रॉम दी प्रेजेंट। बात ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, मैं एक बार फिर दोबारा से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। लो, एगो बैकवर्ड फ्रॉम दी प्रेजेंट। बैकवर्ड फ्रॉम दी प्रेजेंट। प्रेजेंट पॉइंट से बैक जाए तो टाइम का पॉइंट किसका होगा दोस्तों? टाइम का पॉइंट होगा दोस्तों पास्ट का। और इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम दी पास्ट। बैकवर्ड फ्रॉम दी पास्ट। तो इसका टाइम कौन सा होगा दोस्तों? पास्ट ऑफ पास्ट। क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट। इसके लिए मुझे टेंस यूज करना पड़े तो यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अब ध्यान से देखना, देखो दोस्तों, यानी एगो टाइम किसका है दोस्तों? पास्ट का। टाइम पास्ट का है, इसलिए इसके साथ में क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? विजिटेड। क्या आएगा दोस्तों? विजिटेड। समझ पाए मेरी बात को दोस्तों? अरे बोलो हाँ।
अब अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हेन ही वॉज बोर्न। देखो वॉज के बाद में बोर्न ये थर्ड फॉर्म लिखिए तो दोस्तों ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। आपको पता होगा, नहीं तो जब पैसिव वॉइस या फिर पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ाएंगे तब बता देंगे दोस्तों ऐसा क्यों होता है। लेकिन वॉज यानी वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म लिखिए तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये याद रखिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात आती है तो दोस्तों एक टाइम दे रखा है इसमें 1980s, याद रखिएगा 1980s टाइम किसका है दोस्तों? आपको पता चलेगा टाइम ये पास्ट का है, क्योंकि बात हम 2025 में कर रहे हैं। टाइम ये पास्ट का है, उससे 5 साल पहले शादी हुई है तो इसका मतलब 70 यानी किसमें 1975 में, यानी 2025 क्या हो गया दोस्तों? प्रेजेंट, और 1980 क्या हो गया दोस्तों? पास्ट, और ये 1975 क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। ये बात समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त। अब मुझे सोच करके बताना दोस्तों, ये ही यानी व्हेन ही वॉज बॉर्न तो ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, सही है। हिज पेरेंट्स हैड गॉड लिखा हुआ है दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। और 5 years एगो, आपने कहा एगो नहीं सर, जब पास्ट ऑफ पास्ट है तो एगो नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को? यानी बिफोर का, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए एगो नहीं दोस्तों, बिफोर का यूज करते हैं। अब यहाँ से समझ के आया, किसी भी सेंटेंस में एगो है, यस्टरडे है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, ठीक है ना, 2005 है, 2006 है, और इन चाइल्डहुड लिखा है या इन दी पास्ट लिखा है, इन दी लास्ट लिखा है, तो वो टाइम पास्ट का होता है। वो टाइम किसका होता है दोस्तों? वो टाइम पास्ट का होता है। और इसलिए इसके साथ में दोस्तों हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों मेरी बात? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर दोस्तों? अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, समझना बड़े ध्यान से। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझते हैं। और समझने वाली कहानी क्या है? बड़ी प्यारी है। सारिका न्यू दोस्तों, ये है हमारी एक क्लॉज। ये क्या है दोस्तों? एक क्लॉज, दैट ऑल हर फ्रेंड्स हैव अटेंडेड द सेमिनार। ये हमारी एक क्लॉज ये है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों का सवाल आया कि सर ये क्लॉज क्या होती है? बोलना मास्टर। चलो दोस्तों आज क्लॉज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हालांकि ये सेंटेंस एनालिसिस का पार्ट है, उसमें आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आज बताते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में दोस्तों, ठीक है ना? क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जब मैं इस क्लॉज की बात करता हूं दोस्तों तो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ नहीं दोस्तों, बहुत कुछ होता है, तुम देखो तो सही। इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ sentence having subject and predicate. Subject and predicate. It is part of sentence having subject and predicate. ये सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को? ठीक है ना? कैसे? आ जाओ फॉर एग्जाम्पल। जिससे मैंने लिखा राहुल sang the song after they had all arrived. After they had all arrived. एक क्वेश्चन और लिखता हूं दोस्तों, एक ए और ये आपका वी। राहुल sang the song and we enjoyed his singing. दोस्तों दो सेंटेंस आपके सामने। अब सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझनी है बात दोस्तों। कहानी क्या है? कहानी बड़ी खूबसूरत है, हमारी अधूरी कहानी। सुनना दोस्तों, जब इसकी बात करता हूं दोस्तों तो एक चीज सर्टेन समझ आती है दोस्तों। इतना तो समझ, राहुल सेंग अ सॉन्ग, ये तो पता है कि आप सेंटेंस देखो, जहां हम फुल स्टॉप लगाते हैं वही हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है। याद रखिएगा, जहां पर हमारा फुल स्टॉप लगता है वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो ध्यान से देखोगे दोस्तों तो एक बात समझ आएगी। राहुल सेंग अ सॉन्ग, देखो ये यहां वैसे क्या है दोस्तों? ये हमारा यानी सेंटेंस का पार्ट है। दे हैड ऑल अराइव्ड, ये भी सेंटेंस का पार्ट है दोस्तों, लेकिन पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप लगाए तो कंप्लीट सेंटेंस है। ध्यान से देखोगे तो ये राहुल सब्जेक्ट है। राहुल क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है।
और सेंग वर्ब होती है, और वर्ब के बाद वाले पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं, हमेशा याद रखना। वर्ब के साथ वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। क्या कह रहा है क्लॉज? इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट है दोस्तों, एक क्लॉज ये बन गई। क्या बन गई दोस्तों? ये क्लॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट है दोस्तों और ये प्रेडिकेट है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रेडिकेट है। इसी के साथ में ये सब्जेक्ट है दोस्तों और ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, यानी एक क्लॉज ये हो गई। आ रही बात समझ में? तो दोस्तों इसका मतलब एक क्लॉज ये बन गई। यहां पर भी ध्यान से देखेंगे दोस्तों, राहुल सेंग दी सॉन्ग, इसका मतलब एक क्लॉज ये बन गई। और दोस्तों एंड के साथ में लिखा है वी सब्जेक्ट है, एंजॉयड यानी वर्ब के साथ वाला पार्ट पूरा प्रेडिकेट हो गया, तो इसका मतलब दोस्तों ये एक क्लॉज ये बन गई। अब इनमें फर्क क्या है क्लॉज में? फर्क ये है कि जो क्लॉज हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं वो हमारी मेन क्लॉज कहलाती है। तो दोस्तों बिना कंजंक्शन के लिखी हुई है तो दोस्तों इसे कहते हैं मेन क्लॉज, या इसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज या इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को? तो यानी ये मेन क्लॉज हो गई। इसकी बात की जाए तो ये दोस्तों आफ्टर क्या है? ये अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा टाइप ऑफ कंजंक्शन को समझना पड़ेगा, समझ लेते हैं कंजंक्शन को। जब मैं इस कंजंक्शन की बात करता हूं दोस्तों, तो कंजंक्शन मेनली, अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल मत, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। कंजंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फॉर एंड, नॉर, वट, यट और सो, और सो, ये हमारे कौन से हैं? ये हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके अलावा जो बच गए दोस्तों, इसके अलावा जो बच गए वो हमारे हैं कौन से? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात की जाए तो कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे इफ है, अनलेस है, इफ है, अनलेस है, देन है, दैट है, बिफोर है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सुन एज है, एज सुन एज लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज अंटिल है। WH फैमिली है दोस्तों, WH फैमिली। क्या है? WH फैमिली। आ रही बात समझ में? WH फैमिली, ये भी हमारे क्या, WH फैमिली समझते हो ना, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये भी हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और भी हैं दोस्तों, ठीक है ना? अब इनसे आप पहचान लोगे। अब क्या करना है तुम्हें? कुछ इनमें से याद ना हो तो एक को याद कर लीजिए। कौन से? इनको, फॉर, एंड, नॉर, वट, यट और शो। अब इनको याद करने की एक तरीका और बताता हूँ, एक ट्रिक्स। देखो, इसको याद करने के ट्रिक्स निमोनिक्स से याद कर लेते हैं। फैन वॉइस, फैन वॉइस, फैन वॉइस से फॉर, एंड, नॉर, वट और यट, शो, इससे याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये सात यानी इनको याद कर लो, फैन वॉइस को। ये कौन से कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो दोस्तों देखो, आफ्टर यानी ये क्या है? एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये दोस्तों कौन सी बन गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई दोस्तों। कौन सी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये आफ्टर देखो कौन सा है? आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इन सात को याद रख लें, बाकी जो बच गए वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ये कौन सी हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब मैं इतनी राम कहानी मेरे को क्यों बतानी पड़ेगी? ध्यान से सुनना दोस्तों। ये लिखा है क्या चीज? अब ये क्लॉज थी राम, सारिका न्यू। देखो सारिका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। वर्ब वाले पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो एक क्लॉज ये हो गई दोस्तों, और एक क्लॉज ये हो गई थी। इसी तरीके से मोहिनी इन्वाइटेड देम पर्सनली, यानी एक क्लॉज दोस्तों ये हो गई। और एंड वट के साथ में दोस्तों एक क्लॉज ये हो गई। ध्यान से सुनिएगा, एक क्लॉज आपकी ये हो गई। समझ पा रहे होंगे दोस्तों मेरी बात? जो क्लॉज हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं उसे मैन क्लॉज कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी मैन क्लॉज हो गई। हमारी क्या हुई? मैन क्लॉज। और ये भी हमारी क्या होगी दोस्तों? मैन क्लॉज। ठीक है जी। अब ये देखो दोस्तों, इसमें कंजंक्शन है दैट, तो ये होगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। और इसमें कंजंक्शन वट है तो ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। कोऑर्डिनेट क्लॉज।
अब समझने वाली बात ये थी कि देखो मैन क्लॉज में ये लिखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो इसका मतलब ये पास्ट में है, यानी मैन क्लॉज किस में हमारी दोस्तों, पास्ट में। यहाँ पर भी देखो तो इनवाइटेड लिखा हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये भी किस में है, पास्ट में। तो ग्रामेरियन ये कहते हैं यदि हमारी मैन क्लॉज पास्ट में हो दोस्तों, यदि हमारी मैन क्लॉज पास्ट में हो तो सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। समझ पाए? आ जाओ समझते हैं। तो इस चीज को मैं एक लाइन पे लिख देता हूं दोस्तों, बड़ी खूबसूरत कहानी है। यानी क्या निकल के आया कंक्लूजन, ये निकल करके आया, इफ मैन क्लॉज इज इन पास्ट टेंस सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज must be in past tense समझ पाए दोस्तों? यानी यदि हमारी मैन क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो आंसर देखो, सारिका न्यू दैट ऑल हर फ्रेंड्स हैव अटेंडेंट, आपने कहा नहीं सर, यहाँ पर हमें हैड अटेंडेंट का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड अटेंडेंट। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को? मैंने कहा मोहिनी इनवाइटेड देम पर्सनली बट दे डू नॉट, नहीं दोस्तों, यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आपने कहा दोस्तों डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या आएगा दोस्तों, डिड नॉट पास्ट में लिखी जाएगी। बताओ दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आपके लिए, ही टॉट देम सम कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब बहुत बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। ये आपने कहा सर ये मैन क्लॉज हो गई दोस्तों, ये क्या है, मैन क्लॉज, और विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सी क्लॉज हो गई दोस्तों, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो क्या समझ आया, मैन क्लॉज किस में दोस्तों, मैन क्लॉज हमारी पास्ट में, टॉट लिखा हुआ है पास्ट में है, मैन क्लॉज हमारी पास्ट में है, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी किस में होनी चाहिए दोस्तों, पास्ट में होनी चाहिए। तो आर नहीं दोस्तों, यहाँ पर किसका, वर का प्रयोग किया जाएगा, किसका, वर का प्रयोग किया जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, दी कॉन्सेप्ट्स, आपने कहा सर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, विच ही टॉट देम, ये दोस्तों क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फ्री आर के बाद में क्या, देखो ये वर्ब के बाद वाला पार्ट आपने कहा प्रेडिकेट होता है, तो ये प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर के दोस्तों ये क्या बन गई, तो ये दोनों मिलकर के बन गई आपकी मैन क्लॉज। क्या बन गई दोस्तों, मैन क्लॉज, ये मैन क्लॉज हो गई। यानी ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको उसने पीछे रख दिया। अब ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ये प्रेडिकेट है, तो ये मैन क्लॉज हो गई। और मैन क्लॉज किस में दोस्तों, प्रेजेंट में। यदि मैन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। समझ पाए मैंने क्या कहा, यदि हमारी मैन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में लिखी जा सकती है दोस्तों। तो इसका मतलब आपको समझ आएगा क्या चीज, इफ, मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां पर, इफ मैन क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज इज रिटन एनी टेंस। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को? अरे बोलो हाँ, आर्या समझो दोस्तों। यानी ये बात यहाँ से कंक्लूजन निकाल पाए दोस्तों, यदि हमारी मैन क्लॉज किस में हो, पास्ट में हो, तो सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होनी चाहिए। यदि हमारी मैन क्लॉज किस में हो, प्रेजेंट में, तो सब ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में लिखी जा सकती है। और तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये सेंटेंस आपने कहा सर ये मैन क्लॉज किस में है, प्रेजेंट में, और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज किस में दोस्तों, ये पास्ट में है। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसी पर मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कहानी। जैसे लिखा है ही सेज, ध्यान से देखोगे तो ये हमारी मैन क्लॉज है दोस्तों। ये मैन क्लॉज किस में दे रखी है, प्रेजेंट में। सेज लिखा है ना, मैन क्लॉज किस में दोस्तों, प्रेजेंट में।
और दैट के साथ में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें है? तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं वर्क्स, वर्कड, विल वर्क। तो दोस्तों क्या है, आपने कहा सर तीनों ही सही है। क्यों? प्रेजेंट मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो मैं यहाँ पर वर्क्स का भी प्रयोग कर सकता हूँ। वर्क्स का मतलब अपना रूटीन बता रहा हूँ कि भैया मैं मेहनत क्या करता हूँ, प्रेजेंट सही है। आगे पास्ट की हैबिट को रेफर कर रहा हूँ कि मेहनत क्या करता था, तो ये बेटा वर्क भी सही है। और आगे से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं मेहनत क्या करूँगा, तो दोस्तों विल वर्क भी सही है। तो आपने कहा तीनों ही सही है यदि मेन क्लॉज हमारी किस में हो, प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ से कहानी बदल रही है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यही खूबसूरती होती है किसी लैंग्वेज की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रटना नहीं है चीजों को। द मैन गेट्स अफ्राइड व्हेन द लायन रोट। अब ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये हमारी क्या है, ये मैन क्लॉज है, ये मैन क्लॉज है। और मैन क्लॉज किस में है दोस्तों, प्रेजेंट में। तो ये किस में दे रखी है दोस्तों, पास्ट में। तो ये सेंटेंस सही है नहीं है, ये सेंटेंस दोस्तों सही नहीं है। क्यों? अब सुनना ध्यान से, आंसर तो आएगा दोस्तों इसमें क्या चीज, गेट्स नहीं गॉट आएगा। अब ऐसा क्यों है, आज ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर गॉट कर दिया मास्टर, इधर तो ऐसे पढ़ा हुआ, इधर से क्या बदतमीजी है, कहीं जोड़ते घटाते हैं। नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। आइए बड़े प्यार से समझते हैं। कंजक्शन होते हैं देखो दोस्तों, व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, अंटिल है। फिर सुनना ध्यान से, कंजंक्शन व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, अंटिल है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं और इनके साथ में जुड़ी हुई क्लॉज हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाती है, यानी क्लॉज टाइम बन जाती है। मैंने कहा द मैन गॉट अफ्रेड, कब कब डरा आदमी, व्हेन द लायन रोड, जब सिर दहाड़ा। ये वर्ड हमें व्हेन का रिप्लाई देते हैं, कब डरा वो, जब सिर दहाड़ा। यानी इसका मतलब ये जो क्लॉज है ये टाइम बन जाती है और टाइम वर्ब की सेकंड, यानी टाइम पास्ट का है। टाइम पास्ट का है तो यानी एक्शन भी हमारा पास्ट का होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या बना दोस्तों, यानी इसकी मतलब ये समझ आया कि ये क्या बन गई दोस्तों, ये बन गई एक्शन। और एक्शन और ये क्या है दोस्तों, ये जो क्लॉज है ये क्लॉज बन गई दोस्तों टाइम। और टाइम किसका है दोस्तों, ये पास्ट का। टाइम पास्ट का है तो टेंस भी किसका होना चाहिए दोस्तों, पास्ट का। तो गेट नहीं दोस्तों, क्या आ जाएगा, गॉट। ये केवल इन कंजंक्शन के साथ में वैलिड है। व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, अंटिल है। समझ पा रहे दोस्तों, यदि ये कंजंक्शन हो तो इनके साथ में जुड़ी हुई क्लॉज टाइम बन जाती है जो व्हेन का रिप्लाई देती है। आ रही बात समझ में दोस्तों। अगला क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। और सम पीपल फील सैड, कब फील किया उन्होंने, when they came to know about the incidents। तो केम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, ये भी क्या बन गई क्लॉज, ये क्लॉज भी हमारी टाइम बन गई। और ये टाइम किसका है दोस्तों, पास्ट का। और टाइम पास्ट का है तो टेंस भी पास्ट का होना चाहिए। तो फील नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी हम फेल्ट का प्रयोग करेंगे। सम पीपल फेल्ट सैड, कब, when they came to know about the incidents, जब उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में जाना। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को, क्लियर। अगला क्वेश्चन, until the help arrived। भैया द माउंटेनियर कीप यानी केप्ट प्रेइंग टू गॉड, ये सही है दोस्तों, सुनना ध्यान से। यानी माउंटेनियर केप्ट प्रेइंग टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान बचा लेना। अंटिल द हेल्प अराइव्ड, कब, जब तक मदद नहीं आई, जब तक मदद नहीं आई। यानी ये भी व्हेन का रिप्लाई दे रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये क्लॉज भी हमारी क्या बन गई, टाइम। और टाइम को ध्यान से देखो, टाइम किसका है दोस्तों, पास्ट का। और टाइम पास्ट का है तो टेंस भी हमारा किसका होना चाहिए दोस्तों, पास्ट का। तो ये अपनी जगह कैसा है दोस्तों, ये सही है। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को, अरे बोलो हाँ, बताओ यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें। ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है जी। बाकी दोस्तों आगे की क्लास जो कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।